किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का संधि नियम क्या है, किरचॉफ का लूप या पास का नियम क्या है, और ये जो किरचॉफ का लूप या पास का नियम ये कैसे आपका परिपथ में लगाया जाता है। इसमें यार कई सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादातर स्टूडेंट को ही कह सकते हो बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। लेकिन भाई साहब आज के अगर इस वीडियो को आपने क्लिक कर दिया ना तो आज के बाद आपको परेशानी कभी भी नहीं होने वाली, क्योंकि आज जो किरचॉफ के दोनों नियम है, पहला नियम जिसे संधि का नियम बोलते हैं, दूसरा नियम जिसे पास या लूप का नियम बोलते हैं, इसे आप बहुत आसान तरीके समझने वाले हो। और चाहे जो सवाल आपके पेपर में आ जाए, अगर आप आज के वीडियो देख लेते हो, पूरा टॉपिक समझ लेते हो, तो आप आसानी से कोई भी सवाल भी आसानी से लगा सकते हो। क्योंकि एक चीज जान लो, ये जो आपका जैसे दूसरा नियम अथवा पास का नियम है, इससे आपके न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं, तो इसलिए आपको ये किरचॉफ का नियम समझना बहुत जरूरी। पहली बात तो 5 नंबर का यही टॉपिक पूछा जाता है, किरचॉफ के नियम क्या, इसको बताइए। फिर इसके बाद इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 फिजिक्स की और क्लास 12 केमिस्ट्री की। ठीक है, और बात करें क्लास 12 फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, उसी का टॉपिक है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो आसानी से समझते हैं। तो देखो, अगर बात करें किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम क्या है, किरचॉफ के नियम किरचॉफ नामक साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए। ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। देखो, किरचॉफ नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1848 ईस्वी में 2 नियम दिए। किरचॉफ के नियम क्या है, किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने सन 1848 में 2 नियम दिए जिन्हें किरचॉफ के नियम बोलते हैं। इस नियम में क्या बताया गया वो समझो। इस नियम की सहायता से देखो कहा गया 2 नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ में, किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आप किरचॉफ के नियम की सहायता से कोई भी जटिल परिपथ हो, जटिल परिपथ का मतलब जैसे कोई परिपथ हो, बंद परिपथ जिसमें मान लो सेल जुड़ा हो, प्रतिरोध हो, आंतरिक प्रतिरोध हो, ये सब चीजें हो। ठीक है, तो इसके बीच आप क्या कर सकते हो, इसके बीच आप ज्ञात कर सकते हो धारा किस टाइप से कहाँ पे बह रही है, धारा का वितरण किस टाइप से होगा, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, धारा के वितरण को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज क्या है, किरचॉफ ने सन 1848 में 2 नियम दिए जिसकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं, धारा किस टाइप से वितरित होती है, धारा किस टाइप से बढ़ती हुई है। ठीक है, तो इसे आप ज्ञात कर सकते हो किसके द्वारा, किरचॉफ के नियम के द्वारा। बात करें किरचॉफ के नियम 2 प्रकार के होते हैं, लिखा ये निम्न प्रकार है। किरचॉफ के दोनों नियम निम्न प्रकार है। पहला नियम, इसे हम लोग बोलते हैं पहला नियम फर्स्ट लॉ अथवा संधि नियम और जॉनसन रूल। ठीक है, फर्स्ट लॉ और जॉनसन रूल ये होता है पहला नियम, अभी इसे भी बहुत आसानी से समझेंगे। दूसरा नियम अथवा पास का नियम, दूसरा नियम क्या है, इसे दूसरा नियम भी बोल सकते हो, किरचॉफ का दूसरा नियम अथवा पास का नियम। ठीक है, इसे किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम। ठीक है, ये सेकंड लॉ और लूप रूल कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 नियम है किरचॉफ के, पहला नियम अथवा संधि का नियम, दूसरा नियम अथवा पास का नियम। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आई कि किरचॉफ का नियम क्यों दिया गया। सन 1848 में किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने दिया था। क्यों दिया था, मान लो कोई भी परिपथ है तो उस परिपथ में धारा किस टाइप से वितरित होती है, सेल किस टाइप से होते हैं, मतलब इन्हीं सब के बारे में 2 नियम दिए गए हैं जिनको किसने दिया, किरचॉफ ने, इसलिए इनका नाम दिया गया किरचॉफ के नियम। तो अब आसानी से हम इन दोनों नियम को समझते हैं। पहले समझते हैं पहला नियम अथवा संधि का नियम, फर्स्ट लॉ और जॉनसन रूल। तो उससे पहले आप क्या करो, एक बार इसके स्क्रीनशॉट कर लो, अगर परिभाषा नोट करना चाहो। अब एक एक करके दोनों नियम की बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। तो आप समझते हैं हम लोग किरचॉफ का पहला नियम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग संधि का नियम जॉनसन रूल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये बहुत आसानी से आप समझोगे। देखो, किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है वो समझना। मान लो जैसे आपके पास कोई भी परिपथ इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से मान लो कोई परिपथ है, यहाँ पे मान लो सेल जुड़ा हो इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे ई सेल मान लो जुड़ा है, यहाँ पे आगे कोई प्रतिरोध जुड़ा है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे देखो अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा है इस टाइप से, मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लेते कोई इस टाइप से सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान समझना, ये E1 सेल है, ये E2 सेल है, और यहाँ पे R1 प्रतिरोध, यहाँ पे R2 प्रतिरोध। ठीक है, अब बात ये आती है, अगर यहाँ से मान लो I धारा भेजी जाती है, अगर यहाँ से I धारा भेजी जाती है तो यहाँ तक तो I धारा आएगी। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एक हिस्सा बटा, एक हिस्सा यहाँ पे बटा, अब बात आती है इसमें धारा किस टाइप से वितरित होती है। और अगर यहाँ पे देखो आई धारा जो है ये 2 भागों में वितरित होगी, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तो यहाँ पे मान लो I1 गई, यहाँ पे I2 गई। तो अब बात ये आती है कि जैसे यहाँ पे I धारा है और यहाँ पे 2 हिस्से हैं I1 और I2, क्या I बराबर होगी I1 और I2 के योग के। तो इसी आधार पे नियम दिया गया है कि मतलब ये धाराओं के बारे में बताता है कि मान लो जैसे किसी संधि पर, जैसे यहाँ पर से आपकी धारा आई और यहाँ पे इस पॉइंट पे तीनों धाराएं मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली I धारा तो आ रही है लेकिन यहाँ से I1 और I2 यहाँ से दूर जा रही है।
तो किसी से संधि पर इस पॉइंट को जो यहाँ पे 3 धाराएं मिल रही हैं इसे बोला जाएगा संधि बिंदु। तो संधि पर जो धाराएं मिलती है उसे संधि बिंदु बोलते हैं। तो कहा गया संधि पर जो मिलने वाली धाराएं होती है उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे हम लोग किरचॉफ का पहला नियम बोलते हैं। बस सीधी से कुछ बात ना समझो, बस इतना समझो कि किरचॉफ का पहला नियम धारा के वितरण से संबंधित है कि धारा किस टाइप से वितरित होती है, बस इतना समझो। अब यहाँ से आगे परिभाषा पढ़ो, ठीक है, नियम पढ़ो, फिर आसानी से और समझाते हैं। देखो हम आपको कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ रटना ना पड़े, सब फील करते हुए चलो, ठीक है। देखो पहली बात सीधी सी बताई कि किरचॉफ का पहला नियम धारा के वितरण से संबंधित है, धारा किस टाइप से वितरित होती है यही चीज बताता है, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं, कहा गया इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में, कोई भी वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। क्या कहा गया, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, किरचॉफ के पहले नियम या संधि नियम के अनुसार जब भी, ठीक है, जब किसी वैद्युत परिपथ में अगर किसी भी संधि पर, संधि का मतलब है पॉइंट, जैसे अभी बताया था एक पॉइंट पे 3 धाराएं मान लो मिल रही, 4 धाराएं मिल रही है, तो उसे संधि बिंदु बोला जाता है। तो किसी भी संधि पर जितनी भी धाराएं मिलेंगी उन सबका बीजगणितीय योग शून्य होगा, यही आपका किरचॉफ का पहला नियम है। इसे धारा का नियम भी बोलते हैं, इसे धारा नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम भी कह सकते हो, इसे धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है, इसे धारा नियम कहते हैं। और यह आवेश संरक्षण पे आधारित है। एक लाइन यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, यह नियम आवेश संरक्षण पे आधारित है। यहाँ से देखो लिख देते हैं, यह नियम जो आपका धारा नियम है या किरचॉफ का पहला नियम है, यह नियम आवेश संरक्षण पे आधारित है, आवेश के संरक्षण पे। आपसे पूछा जा सकता है किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण पे आधारित, तो आप बता सकते हो आवेश के संरक्षण पर या आवेश संरक्षण पे आधारित है, ठीक है, आवेश संरक्षण पे आधारित है, ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है, आधारित है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, मान लो आपका किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होती है उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अगर यहाँ से मान ले, देखो ठीक है, यहाँ पर से देखो पहले बात करें बीजगणितीय योग शून्य की बात की गई, तो इसका मतलब ये गणितीय रूप में इस टाइप से होता है, सिग्मा आई बराबर 0। ध्यान से समझना, कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, इसे बोलते हैं सिग्मा। ये जो बना हुआ इस टाइप से ऐसे जो बनाया गया है इसे सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब है बीजगणितीय योग, और ये आपकी आई क्या है, धारा। तो कहा गया धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसलिए सिग्मा आई बराबर 0, मतलब जो धाराओं का बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। अब आगे समस्या तो बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं आपके पास कोई इस टाइप से एक संधि बिंदु है, जैसे अभी परिपथ में दिखाया था, ठीक है। तो इस टाइप से कोई संधि बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे एक धारा आपकी इस टाइप से आ रही है, ये मान लेते कौन सी धारा है, I1 धारा है। एक धारा मान लेते यहाँ पे इस टाइप से आ रही है, ये धारा कौन सी, I2 धारा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक धारा इधर से आ रही I1 धारा, एक धारा इधर से आ रही I2 धारा, तो इस बिंदु पे मिली, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, संधि बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मान लेते हैं अगर यहाँ से मान लो एक धारा निकल गई I3 धारा, यहाँ से एक धारा निकल गई I4 धारा, यहाँ से एक धारा निकल गई I5 धारा, ठीक है, इस टाइप से। इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लो, देखो सिंपल से क्या चीज हमने कहा यहाँ से, ठीक है, हमने ये कहा कि मान लो आपका ये क्या है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का क्या है, संधि बिंदु है। इसे क्या बोला जाएगा, संधि बिंदु, ठीक है, आप लोग लिख लेना संधि बिंदु है ये, ठीक है, संधि बिंदु है। तो संधि बिंदु पे जितनी भी धाराएं मिलेंगी, जैसे यहाँ से I1 धारा आई, यहाँ से I2 धारा आई, इसके बाद बाहर कौन कौन, देखो ये दिशा बनी हुई ना ऐसे, मतलब इधर की ओर जा रही धारा है, ठीक है, I1 धारा ऐसा आई, I2 आई, फिर इसके बाद बाहर कौन कौन से निकली इस बिंदु से, I3 इधर निकल गई, I4 इधर निकल गई, I5 इधर निकल गई, मतलब यहाँ पे 5 धारा है, I1 I2 I3 I4 I5। तो इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही आपका अभी बीजगणितीय योग का मतलब भी पता चलेगा, टेंशन न लो। यहाँ से कहा गया इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे धारा का नियम कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे संधि बिंदु है, इसमें 5 धाराएं मिल रही है, I1 I2 I3 I4 I5, तो इन सब का अगर आप बीजगणितीय योग करोगे तो वो शून्य आएगा। क्योंकि यहाँ से होता क्या है, अगर यहाँ से I1 और I2 धारा यहाँ से इस बिंदु पे मिल रही है, तो जितनी धारा ये दोनों I1 प्लस I2 होगी, मतलब I1 और I2 को जोड़ने पे जितनी धारा आएगी वो आपका यहाँ से बाहर निकलने वाली I3 धारा, I4 धारा और I5 धारा को जोड़ने पे आएगी। मतलब इधर वाली जो जाने वाली धारा है
वो उधर बाहर निकलने वाली धाराओं के बराबर होंगी। ठीक है, मतलब I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अब जैसे यहाँ से कहा गया है कि माना, ठीक है, ये चीज बताया ना, यानी आवेश संरक्षण पे आधारित है। इसके बाद हमने माना कि संधि पर मिलने वाली धाराएं कौन कौन सी है, I1 I2 I3 I4 I5। हमने माना I1 I2 I3 I4 I5 है। ठीक है, अब कहा गया यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक नियम होता है, चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार संधि पर आने वाली धाराओं का मान धनात्मक लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे इस बिंदु पे देखो, ये आपको दिशा दिखा रहा है, तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे संधि पर आ रही I1 धारा यहाँ पे आ रही है, I2 धारा यहाँ पे आ रही है, और I3 धारा संधि से दूर जा रही है, मतलब संधि से बाहर जा रही है। देखो ये दोनों तो संधि इस बिंदु पे मिल रही है आके, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, बिंदु से बाहर जा रहे हैं, बाहर की ओर। ठीक है, तो कहा गया यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि पर आने वाली धाराओं का मान धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का मान ऋणात्मक लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो संधि पे आ रही धारा है इनका मान धनात्मक, और जो बाहर जा रही है उनका मान ऋणात्मक लिखा जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, मतलब जैसे I1 और I2 धारा इस बिंदु पे आ रही है तो इनका मान प्लस में लिखा जाएगा, ऐसे I1 प्लस I2। कहा गया ना धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसलिए लिखा गया I1 प्लस I2। ठीक है, अब इसके बाद बाहर कौन कौन जा रहा है, I3 I4 I5, तो इनको माइनस में लिखेंगे, बाहर जाने वाले को माइनस में, I3 माइनस I4 माइनस I5। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग शून्य, मतलब इन सबको जोड़ा गया। ये माइनस चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार वो दोनों सब बाहर जा रहे थे, I3 I4 I5, इसलिए माइनस में लिया गया, लेकिन वास्तव में इन्हें जोड़ा गया है। तो कहा गया इन सबका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। ठीक है, ये होता है किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, माइनस चिन्ह आप ये ना समझो माइनस चिन्ह चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार लिया गया, नहीं तो सबको जोड़ा ही गया है। ठीक है, तो ये आपका I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। अगर यहाँ से जितनी माइनस वाली धारा है अगर इसको 0 के उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, देखो I1 प्लस I2 बराबर, जैसे इधर वाली वैल्यू माइनस में उधर जाएंगी तो सारी प्लस में हो जाएंगी, तो I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो यहाँ पर से आपके पास आ गया I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। तो यहीं से सिद्ध भी हो जाता है कि यहाँ से जो जाने वाली धारा है I1 और I2 का योग होगा वो बराबर होगा I3 I4 I5 के। यही चीज हमने पहले भी बताया था कि मतलब I1 प्लस I2 जो होगा वो बाहर जाने वाली धारा I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर होगा। देखो हम पूरी कोशिश करना है यार कि एक एक चीज आप लोग समझते रहो। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में, मान लो कोई भी वैद्युत परिपथ जैसे अभी बनाया था परिपथ इससे पहले जिसमें सेल प्रतिरोध सब जुड़े थे, मान लो आपकी दो धारा जा रही, मान लो पहली I धारा गई, फिर उसके बाद दो हिस्सों में बढ़ के I1 I2 हो गई, तो इसमें बात आती है I धारा जो होगी वो I1 और I2 के योग के बराबर होगी। ये चीज था जैसे पहले समझाया था। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर I1 I2 धारा यहाँ पे मिल रही है आके, तो जो बाहर जाने वाली धारा I3 I4 I5 है, तो I1 प्लस I2 जो होगा वो बराबर होगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। ये चीज समझाना है, बस यही है किरचॉफ का नियम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमने कैसे ये चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार माइनस प्लस चिन्ह हुआ है, ये दोनों प्लस में इसलिए लिखी गई क्योंकि ये संधि की ओर आ रही थी, संधि की ओर आ रही थी इसलिए प्लस का लिखा गया। जो संधि से दूर जा रहे हैं I3 I4 I5 वो माइनस में लिखी गई। और ये थोड़ा सीधा आप लोग चित्र बनाना, ठीक है, इस टाइप से सीधी आप लोग धाराएं दिखाना चित्र पे। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका चित्र बना है, आसानी से चित्र बना लेना, सिग्मा I बराबर 0, और लास्ट में आपको ये दिखा देना ये नियम आवेश संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, देखो एक चीज जान लो भाई साहब, यहाँ पे एकदम आसान नियम है। अगर आपका पेपर में पूछा जाता प्रथम नियम बताओ, तो बस आपको सबसे पहले ये लिख देना है, फिर यहाँ पे इस टाइप से चित्र बनाना, और ये बात भी कोई रटने की नहीं है, पहले लिख दो 5 धारा I1 I2 I3 I4 I5, जो संधि की ओर आ रही है उसे प्लस में लिखना है, जो संधि से दूर जा रही है उसे माइनस में लिखना है। इतना लिख के दिखा दो, बस आपका पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे किरचॉफ के पहले नियम के। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको पहला नियम समझ में आ चुका है। इसे धारा का नियम भी बोलते हैं और यह आवेश के संरक्षण पे आधारित नियम है। ठीक है, तो समझ में आया किरचॉफ का पहला नियम। पूरी कोशिश की कि किसी को भी यार रटना ना पड़े नियम। ठीक है, अब किरचॉफ का पहला नियम हो गया। अब बात करते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे हम लोग पास या लूप का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार नोट कर लो। अब बात करते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, और उससे पहले एक चीज जान लो यार, जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चलेगी क्लास 12 फिजिक्स की भी, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे देखोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से पहले पार्ट से आप बढ़िया तैयारी कर सकते हो, चाहे फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसे नोट करो। अब बात करते हैं दूसरा नियम।
तो अब देखते हैं हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम जो कि है पास का नियम या लूप का नियम। ठीक है, बहुत आसान तरीके से इसे भी समझते हैं और ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। अगर आप इस नियम को समझ गए तो कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आप लगा सकते हो। तो थोड़ा सा प्रयास करना समझने का, टाइम दोगे, आसानी से एक बात को सुनोगे तो आप इसे समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका किरचॉफ का दूसरा नियम जिसे हम लोग पास का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, देखो किरचॉफ का दूसरा नियम किस चीज पे आधारित है। जैसे मान लो कोई भी परिपथ है, ये आपको एक प्रकार का क्या दिख रहा है, परिपथ दिख रहा है जिसमें जैसे सेल जुड़ा E1 सेल, R1 प्रतिरोध, यहाँ पे एक और सेल जुड़ा E2 सेल, R2 प्रतिरोध, यहाँ पे एक और आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है R3 प्रतिरोध। ए यहाँ पे एक बिंदु A है, वहां पे एक बिंदु B है। ठीक है, अब जैसे ये परिपथ है तो परिपथ में आप देखोगे अगर इस परिपथ में तो आपको यहाँ पे दो बंद चीजें दिख रही होंगी, देख सकते हो। पहला एक ये देख सकते हो। ठीक है, एक आपका ये मतलब इतना वाला हिस्सा, इसके बाद दूसरा हिस्सा आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हिस्सा और एक हिस्सा यहाँ ऊपर वाला, मतलब दो आपको बंद जगहें दिख रही होंगी। तो किरचॉफ का नियम जो आधारित है वो इसी बंद जगह को ही लूप या पास बोलते हैं। यहाँ पे अगर इस परिपथ पे बात करोगे, एक आपको ये लूप दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दूसरा आपको ये दिख रहा है, इसी पे आधारित है किरचॉफ का दूसरा नियम, बंद लूप या बंद पास पे। ठीक है, इसे समझते हैं आसानी से। कहा गया, देखो पढ़ना, कहा गया इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, जैसे यहाँ पे दो बंद पास या दो बंद लूप है, लूप या पास कुछ भी बोलो। ठीक है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों, तथा जो इसके संगत प्रतिरोध होंगे जैसे R1 R2 R3 कितने भी प्रतिरोध हो, तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों को, ठीक है, गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यहाँ से होगा गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों, E1 और E2 जैसे यहाँ पे और भी कितने भी विद्युत वाहक बल हो, ठीक है, 3 4 5 कितने भी हो, उन सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का दूसरा नियम, पास का नियम या लूप का नियम बोलते हैं। क्या कहा गया, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास या बंद लूप में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, मतलब विभिन्न खंडों में जो बहने वाली धाराएं I1 I2 I3 जितनी भी होंगी, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोध जैसे R1 R2 R3, इनका गुणनफल, मतलब धारा और प्रतिरोध का पहले गुणनफल का बीजगणितीय योग, उनका जो बीजगणितीय योग होगा, मतलब सिग्मा आई आर, सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I इंटू आर, वो जो होगा उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल E1 E2 इस टाइप से जितने विद्युत वाहक बल होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसे किरचॉफ का दूसरा नियम बोलते हैं। तो यहाँ से आपका निकल के क्या आएगा, मतलब पहले कहा गया धारा I और प्रतिरोध R, इसका बीजगणितीय योग के लिए सिग्मा लगा लो, सिग्मा I इंटू आर जो होगा वो बराबर होगा विद्युत वाहक बल E के बीजगणितीय योग के, मतलब बीजगणितीय योग के लिए सिग्मा, तो सिग्मा I इंटू आर बराबर होगा सिग्मा E के। यही आपका किरचॉफ का दूसरा नियम है कि आपका धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध R का बीजगणितीय योग वो क्या होगा, विद्युत वाहक बल E के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, मतलब सिग्मा I इंटू आर बराबर सिग्मा E के होगा। यही किरचॉफ का दूसरा नियम या पास का नियम या लूप का नियम है। मतलब किसी भी आपका मान लो बंद परिपथ में प्रत्येक बंद लूप या प्रत्येक बंद पास, जैसे यहाँ पे दो बंद पास है, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराएं तथा प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग, मतलब उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग I इंटू आर का बीजगणितीय योग बराबर होगा विद्युत वाहक बल सिग्मा E के बीजगणितीय योग के। ठीक है, और याद रखना यह नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, याद रखना पहला नियम आवेश संरक्षण पे आधारित था, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब बात ये आती है कि भैया आपने इतना तो समझा दिया, धारा तथा प्रतिरोध का बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा आई आर बराबर विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, सिग्मा इंटू आर बराबर सिग्मा ई। लेकिन अब बात आप जो बता रहे थे कि जैसे आप न्यूमेरिकल लगाओगे उसमें कैसे इन सब चीजों का काम आएगा, तो अब वो चीज समझो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपके पास परिपथ बना हुआ है, ठीक है, परिपथ बना हुआ है, ये चीज आपके पास, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं धाराएं आपके पास जैसे कुछ हो, ठीक है, यहाँ पे मान लेते जैसे आपके पास कुछ धाराएं हो, मान लो यहाँ से हम मानते हैं कि यहाँ पर से, देखो एक चीज ध्यान रखना, धारा आपकी प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो यहाँ पे मान लेते इस टाइप से आपका यहाँ पर से कोई धारा आई है,
आई धारा है जो कि यहाँ से बहना स्टार्ट होती है, इस टाइप से यहाँ भी आई धारा आएगी, ठीक है। यहाँ भी धारा आपकी क्या आएगी, आई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, धारा आई आ रही, लेकिन अब दो हिस्सों में बटेगी क्योंकि दो रास्ते आ गए, ए के बाद से एक रास्ता इधर चला गया, एक रास्ता इधर चला गया, दो हिस्से हो गए, इसलिए दो हिस्सों में बटेगी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक धारा मान लो इधर बह गई, इसे I1 नाम दे दिया गया, एक धारा का रास्ता ये हो गया, इसे I2 नाम दे दिया गया, ठीक है। मतलब यहाँ से जो धारा आई ये दो हिस्सों में बट गई, एक धारा इधर चली गई I1, एक धारा इधर चली गई I2। तो यहाँ से हमने ये चीज भी समझाया था कि जो I धारा होगी इन I1 और I2 के योग के बराबर होगी, ये पहला नियम है, ठीक है। संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। I बराबर I1 प्लस I2, या आप ऐसे लिख सकते हो I माइनस I1 माइनस I2 बराबर 0, मतलब I1 I2 किधर ले लो तो I माइनस I1 माइनस I2 बराबर 0, मतलब सिग्मा I बराबर 0। तो यही आपका क्या है, पहला नियम, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज याद रखना, I बराबर किसके है, I1 प्लस I2 के, ठीक है। यहाँ से चाहे लिख लो I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। ये चीज इतना समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे I1 धारा आई तो यहाँ भी I1 धारा होगी, ठीक है। अगर यहाँ से I2 धारा आई तो यहाँ भी I2 धारा होगी, ठीक है, क्योंकि जितने में I2 धारा यहाँ से आई है तो यहाँ भी धारा I2 होगी, यहाँ भी धारा I2 होगी, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जब आप यहाँ से I1 आ रही, यहाँ से I2 आ रही, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे I1 प्लस I2 हो जाएगी, क्योंकि I1 इधर से आई, इधर से I2 आई, तो I1 प्लस I2 लिखो या I लिखो, बात एक है, ठीक है। मतलब देखो पहले यहाँ से I धारा निकली थी, ठीक है, फिर यहाँ पे दो हिस्सों में थी, तो एक हिस्से इधर I1 निकल गई और इधर I2 निकल गई, ठीक है। अब यहाँ से I2 आई यहाँ तक, यहाँ पे I1 यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर से फिर इस बिंदु पे मिल रही है और आगे धारा जानी है, तो यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मिलके आपस में जुड़ जाएगी धारा, I1 प्लस I2 हो जाएगी। I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के ही बराबर है। इतना समझ में आया। अब हमने बताया दो आपके पास बंद लूप है, पहला ये वाला इस टाइप से यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको इस टाइप से चिन्ह बना लेना जिससे समझ में आएगा। ये इसे पहला बंद लूप मान लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका, ठीक है। अब सबसे पहले हम बंद लूप एक को हल करते हैं कि किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार कैसे इसे हल किया जाता है। तो यहाँ से देखो, अब आगे से लिखा जा रहा है, इसे हल करना सीखना, ठीक है। लिखते हैं बंद लूप एक से कैसे इसे हल किया जाता है। नियम केवल यहीं तक का है, इतने तक, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा सीख लेना है, ठीक है। बंद लूप एक से, बंद लूप एक से हम लोग क्या करते हैं, इसे हल करके देखते हैं कि कैसे किरचॉफ का दूसरा नियम लगता है। उसके लिए एक ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है वो आपको याद रखना है। देखो ट्रिक नंबर 1 ये कहती है कि अगर आप धारा की दिशा में चलते हो, यदि आप धारा की दिशा में चलते हो, धारा की दिशा में चलते हो, ठीक है, ये ट्रिक है, आप याद रखना। धारा की दिशा में चलते हो तो I गुणे R का मान प्लस होगा, ठीक है, तथा अगर धारा की विपरीत दिशा में चलते हो, धारा की विपरीत दिशा में, तब I इंटू आर बराबर माइनस का लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब I इंटू आर के साथ माइनस लगाया जाएगा, ऋणात्मक होगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। पहली बात ट्रिक नंबर 1, यदि आप धारा की दिशा में चलते हो, मतलब जैसे आपने लूप की दिशा ये बनाई है, ऐसे बनाया लूप, तो मतलब इसी दिशा में तो चलोगे, पहले यहाँ से चलना शुरू करोगे, फिर यहाँ से आके यहाँ तक आओगे, ठीक है। ये चीज यहाँ से चलना शुरू करोगे, यहाँ से आके यहाँ तक आओगे। जरूरी नहीं कि ऐसे ही चलो, आप चाहो तो इस लूप को ऐसे ना बना के, आपका मन है ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप किधर भी चलो, बस ये याद रखना अगर आप धारा की दिशा में चलते हो, मतलब अगर धारा इस दिशा में बह रही, जैसे I1 धारा की दिशा ये है, आप भी इसी दिशा में चलते हो तो प्लस का वैल्यू रखना। कहा गया यदि आप धारा की दिशा में चलते हो तो I इंटू आर का मान प्लस रखोगे, तथा धारा की विपरीत दिशा में जब चलोगे तो I इंटू आर का मान माइनस होगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ट्रिक ये कहती है कि यदि ठीक है, इसे ब्लू से लिख दे तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। लिखा गया यदि आप सेल या जो आपका सेल या बैटरी यहाँ पे लगी होती है, इसमें अगर आप क्या करते हो, यदि आप सेल में प्लस से माइनस की ओर चलते हो, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, या पहले देखो ये वाला लिख दे, माइनस से प्लस की ओर चलते हो, माइनस से प्लस की ओर चलते हो, तो E का मान प्लस होगा, E का मान प्लस होगा, तथा जब प्लस से माइनस की ओर चलते हो, प्लस से माइनस की ओर चलते हो तो E का मान माइनस होगा। ये बात याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, E का मान माइनस होगा। ये दो ट्रिक है बस,
ठीक है, आप देखो दिख रहा होगा, दो ट्रिक है। पहली ट्रिक ये है, यदि आप धारा की दिशा में चलते हो तो I इंटू आर का मान प्लस, यदि धारा की विपरीत दिशा में चलते हो मतलब धारा ऐसे जा रही है, आप उल्टा चल रहे हो तो माइनस में रखना। दूसरी बात, यदि आप सेल में माइनस से प्लस चलते हो, मतलब अगर आप जैसे ये सेल आपका बना हुआ ये, ठीक है, ये सेल बना हुआ है, सेल में जो बड़ा वाला पॉइंट होता है वो प्लस होता है, जो छोटा होता है वो माइनस होता है। जैसे हमने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, आपको न्यूमेरिकल में कभी कभी होगा प्लस माइनस नहीं देगा, लेकिन आपको समझ जाना जो बड़ा वाला होता है उसे प्लस बोलते हैं, छोटे वाले को माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान देना आपको, इसमें ये ध्यान देना है कि आप अगर प्लस से माइनस की ओर चलते हो, प्लस से माइनस की ओर चलते हो तो जो विद्युत वाहक ई होगा उसका मान आपको माइनस में लेना है। और अगर इसका उल्टा, अगर आप माइनस से प्लस की ओर चलते हो मतलब माइनस से प्लस की ओर, तब ई का मान प्लस में लेना। बस इतनी बात आपको, दो ट्रिक याद रखनी है आपको। कभी भी इस तरह के जो बंद लूप या बंद पास वाले सवाल होते, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस ये दो ट्रिक नोट कर लेना साइड पे और इनको समझ लेना, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनको हम लगा के आपको दिखाते हैं। हमने जैसे लिखा बंद लूप एक से, आप चाहो तो इस लूप में ऐसे चल सकते हो, ऐसे, और चाहो तो ऐसे चलो, एक ही तरह चलना, जैसे ऊपर चलना वैसे नीचे चलना, बस ये याद रखो। ठीक है, दोनों में एक ही तरह चलना, ये याद रखना है। ठीक है, अब जैसे हम ऐसे चल रहे हैं, हमने ये दिशा बनाई है लूप की कि हम ऐसे से ऐसे चलने वाले हैं, मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ से लेके फिर से इसी पॉइंट में आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, बंद लूप एक से लिखा, तो बंद लूप एक से हम चलना स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले देखो क्या मिला आपको, आपको मिला धारा I1 और यहाँ पे E2 मिला, इसे बाद में समझना, क्योंकि सिग्मा I इंटू आर, पहले I इंटू आर का सिस्टम समझो। हम कहाँ चल रहे हैं, ऐसे, हमें क्या मिला I1 और प्रतिरोध मिला R2, इसके संगत प्रतिरोध देखो, धारा I1 प्रतिरोध मिला R2, तो यहाँ से लिखेंगे I1 गुणे R2। ठीक है, I1 धारा मिली, R2 प्रतिरोध मिला। अब बात यह है कि प्लस में लिखे कि माइनस में, तो आपको देखना अगर आप इस दिशा में चल रहे हो और धारा की दिशा देखो तीर से किस दिशा में, इसी दिशा में, तो धारा की दिशा में चल रहे हो तो इसलिए वैल्यू प्लस में रखनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, आगे के रास्ते में जा रहे हैं, इधर आ गए। ठीक है, फिर इधर आ गए, क्योंकि यहाँ पे तो प्रतिरोध है नहीं है यहाँ पे, तो हमें आगे आके यहाँ पे आ गए। अब हम चल रहे हैं इस दिशा में। ठीक है, अब हमें कौन मिला, I2 धारा और प्रतिरोध मिला R1। हमें मिली I2 धारा और प्रतिरोध मिला R1। अब बात आएगी इससे प्लस में लिखे कि माइनस में, तो ये आप देखो, आप ऐसे से ऐसे आए हो, अब आपकी दिशा ये है, लेकिन धारा की दिशा देखोगे, धारा की दिशा तीर इधर का बना हुआ है, मतलब आप ऐसे जा रहे हो लेकिन धारा ऐसे जा रही, मतलब आप विपरीत दिशा में हो। देख सकते हो धारा ऐसे जा रही, आप ऐसे आ रहे हो, क्योंकि हम ऐसे से ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, इस रास्ते पे तो हम ऐसे जा रहे हैं, धारा विपरीत दिशा में, तो चिन्ह माइनस का लेना है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, माइनस का I2 इंटू R1, बस ये चीज याद रख लेगा, जो उसको कोई भी दिक्कत कभी नहीं होगी। इतने तक आ गए। अब यहाँ से आगे आओगे यहाँ तक, अब आपको कोई भी प्रतिरोध नहीं मिला, क्योंकि दो ही प्रतिरोध थे, R1 और R2। ठीक है, तो अब प्रतिरोध और धारा का जब काम खत्म हो जाए, इसके बाद सेल की बात आएगी, तो बराबर का चिन्ह लगा लेना। बराबर में सिग्मा ई होता है, क्योंकि सिग्मा IR होता है, तो मतलब इनका बीजगणित योग, माइनस प्लस क्यों लग रहा है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, अब बराबर सिग्मा ई की बात होगी, तो ई के लिए हमने कहा अगर आपको प्लस से माइनस जाना है तो ई का मान माइनस में, और माइनस से प्लस जाना है तो ई का मान प्लस में। तो हम किस दिशा में जा रहे थे, यहाँ से। ठीक है, देखो हम इस दिशा में जा रहे थे, तो सबसे पहले हमें क्या मिला, E2 सेल मिला। बात आएगी E2 को माइनस में ले कि प्लस में। हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, देखो बैटरी का पहले, या सेल, बैटरी या सेल का पहले प्लस मिला फिर माइनस, मतलब हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। तो जब हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो चिन्ह कौन सा लेंगे, देखो आपको याद रखना, प्लस से माइनस, मतलब माइनस बाद में आ रहा है तो माइनस का ले लेंगे बस। ठीक है, माइनस E2 याद रखने कोई जरूरत नहीं, प्लस से माइनस, माइनस बाद में आ रहा तो माइनस का ले लो। ठीक है, ये चीज देखो यहाँ पे ये लिखा है, प्लस से कहा गया, प्लस से माइनस जाने पे माइनस होगा, बस। प्लस से माइनस जा रहे हो तो लास्ट में माइनस आ रहा है तो माइनस का ले लो, माइनस से प्लस जा रहे हो लास्ट में प्लस आ रहा है, प्लस का ले लो, बस। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इस सेल का काम खत्म हुआ। हम जैसे ही आगे बढ़े थे, हमें एक सेल यहाँ पे मिला था, एक सेल यहाँ पे मिला। इस सेल में देखोगे तो आप आ रहे हो इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में जा रहे हो, तो पहले में सेल का क्या मिला, माइनस, फिर मिला प्लस, मतलब माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो। जब माइनस से प्लस की ओर जाओगे तो माइनस से प्लस कहा जा रहे हो, माइनस से प्लस, बाद में प्लस मिला तो प्लस में E1 को लिखेंगे, प्लस का E1। बस इतना जो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी भी सवाल में। ठीक है, बस ये दो ट्रिक याद रखो। ठीक है, तो अब अगर इसे हल कर लो, यहाँ से प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, तो I1 इंटू R2 माइनस I2 इंटू R1 बराबर, इसे सही से लिख लो, ये माइनस के प्लस का, तो E1 माइनस E2, मतलब जो E1 प्लस का इसे पहले लिख लिया, E2 को बात के। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये क्या है, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार आप पास या बंद लूप को हल कर सकते हो। देख सकते हो I1 इंटू R2 माइनस I2 इंटू R1 बराबर E1 माइनस E2। आप सबके मान रख दो, जो चीज सवाल में पूछा जाए निकाल लो, इस टाइप से हल होता है। ठीक है, इसलिए कह रहे थे आपको थोड़ा सा रुकना, समय देना भाई साहब, एक एक बात सीख जाओगे। ठीक है, आप हल करते हैं यहाँ से बंद लूप 2 को, क्योंकि दोनों को हल करके दिखाते, जिससे आपको कभी के सवाल में दिक्कत ना हो। अगर कोई आपको अभी प्रॉब्लम हो तो आप लोग दूसरे वाले से समझ जाओ। ठीक है, बंद लूप 2 से
देखो अब इस बार भी देखो जैसे पहले में चला वैसे ही दूसरे में चलो, ठीक है। अब इस बार भी हम ऐसे दिशा में चलेंगे, ठीक है। ये दूसरा लूप इसे मान लेते, तो हमने लिखा बंद लूप 2 से। बंद लूप 2 में अब चलेंगे हम, कहाँ चल रहे हो, यही दिशा बनाई तो इसी दिशा में चलना। अब यानी एक दिशा ऐसे बना दी, चल ऐसे रहो, ठीक है, ये ना करना। अब ऐसी दिशा बनाई है तो ऐसे ही चलना है। तो पहले हमने देखा जब हम इस दिशा में जा रहे हैं, देखो इस तीर के अनुसार देखो हम इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में हमें क्या मिला, धारा आई या I1 प्लस I2 कुछ भी लिख दो, ठीक है, चाहे आई लिखो चाहे I1 प्लस I2। मान लो अगर हम I1 प्लस I2 लिखे, आप चाहे आई लिखो क्योंकि आई बराबर ही है I1 प्लस I2 के, ठीक है। तो हमने मान लो लिख दिया I1 प्लस I2, लिख दिया I1 प्लस I2। इसके बाद प्रतिरोध कौन सा मिला, प्रतिरोध ये मिला R3, तो प्रतिरोध का गुणा हो जाएगा R3 का, ठीक है। अब इसके बाद बात आएगी प्लस का चिन्ह ले कि माइनस का। तो आप देखो हम जा रहे हैं इस दिशा में, हमारी दिशा ये है, धारा का चिन्ह बना इधर की ओर, मतलब उल्टा जा रहे हैं हम लोग, विपरीत जा रहे हैं, तो माइनस का लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े भैया, यहाँ से आगे बढ़ते हो हम यहाँ पे आए, फिर हम इस दिशा में जाएंगे क्योंकि बंद लूप पूरा ये है, यहाँ से यहाँ तक वापस आना है, ठीक है। तो हम यहाँ से आने के बाद यहाँ से आए, अब हम इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें धारा मिली कौन सी, ये देखो I1 धारा, और प्रतिरोध कौन सा मिला R2। हमारी दिशा ये है, देखो हमारी दिशा ये है, धारा का चिन्ह उधर का बना, मतलब उल्टा जा रहे हो, फिर से उल्टा काम, तो फिर से उल्टा जा रहे हो तो I1 इंटू R2 माइनस का होगा, ठीक है। मतलब ये देखो विपरीत जा रहा होगा, धारा का चिन्ह इधर का बना है, आपकी दिशा ये है तो बस माइनस का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे अब बात आएगी, देखो आगे कहीं प्रतिरोध आपको नहीं मिलेगा, केवल यही 2 प्रतिरोध थे, ठीक है। तो आप जब प्रतिरोध और धारा का काम खत्म हो जाए तो बराबर लगा लो, अब सेल का काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे जब इतने से आ चुके हो, अब इसके बाद आपको क्या मिला, ये E2 सेल मिला है, क्या मिला, E2 सेल। केवल यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे कोई सेल नहीं है, यहाँ जाओगे कोई सेल नहीं, यहाँ पे इस रास्ते पे जब आओगे तब एक सेल मिलेगा E2, और कोई सेल नहीं लगा। वहां पे पहले वाले पे क्या था, 2 सेल थे, E1 और E2, यहाँ पे केवल E2 ही है। तो जब एक ही सेल है तो एक ही सेल पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आए तो ये वाला सेल मिला E2। अब बात है कि हम जा रहे हैं इस दिशा में, हम जा रहे हैं इस दिशा में, ठीक है। और आपका जा किस दिशा में रहो, माइनस से प्लस की ओर। तो जब माइनस से प्लस की ओर जाओगे तो चिन्ह कौन सा लोगे, प्लस का, ठीक है। तो ये चीज आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ से इसे हल करके क्या कर सकते हो, इधर चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो I1 प्लस I2 इंटू R3, यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा तो प्लस बन जाएगा I1 इंटू R2 बराबर उधर क्या बचेगा, प्लस का E2, ठीक है। अब ये माइनस अगर उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I1 इंटू R2 बराबर माइनस का E2, मतलब ये जो माइनस का चिन्ह था उधर भेज देगा, तो इधर आ गया ये चीज, ठीक है। ये चीज आ चुका है यहाँ पे। बस ये चीज भैया ध्यान देना, आपको क्या किया, देखो माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस निकल गया तो प्लस हो गई सारी वैल्यू, ठीक है। अब इस माइनस को इधर भेज दिया तो I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I1 इंटू R2 बराबर माइनस का E2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये समझो, ये ट्रिक बस याद रखो, ठीक है। कोई भी चित्र आपके पास, कोई भी बंद परिपथ आ जाए आप हल कर लोगे, बस ये ध्यान दो, अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हो तो प्लस कर लो, धारा के विपरीत चल रहे हो माइनस कर लो। इसके बाद क्या ध्यान देना है, इसके बाद क्या ध्यान देना है, इसके बाद ध्यान ये देना भैया कि अगर आप क्या ध्यान दोगे, आपको ये ध्यान देना कि अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेल में माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस का आपको ई का मान लेना है, और अगर प्लस से माइनस जा रहे हो तो ई का मान माइनस है। बस ये याद रखो, आप किसी भी परिपथ को हल कर लोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, और आसानी से भाई साहब आप लोग इस दोनों, मतलब ये जो आपका दोनों नियम थे दोनों को समझ चुके हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टॉपिक एकदम आसान लगा कि नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या करना, एक काम करना, आप लोग सवालों को हल करने का प्रयास करना, और बहुत जल्द आपका देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ये वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद अब बचता क्या, व्हीट स्टोन सेतु करा दे। फिर इसके बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल की क्लास देंगे जिसमें ये सारे सवाल, इस टाइप के सवाल जितने भी होते हैं सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हो आप। तो इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ चैनल से, बहुत जल्द वीडियो आएगी। आप प्लेलिस्ट को देखे रहो, जैसे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देखे रहो, जैसे वीडियो आता है प्लेलिस्ट पे आपको हम डाल देते हैं, तो वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करे रहोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इससे नोट कर लो, और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इससे नोट कर लो।